इंद्रजीत स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 हमारा इतिहास। हमारे इतिहास 5वां चैप्टर जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जब 1857 में जब जनता ने बगावत शुरू किया था, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे कि 1857 की बगावत क्या उससे पहले या उसके बाद की बगावत कैसे हुई थी। ठीक, तो चलिए शुरू की कर रहे हैं पढ़ाई। तब तक आप सब्सक्राइब और शेयर कर लो। ये देखो चित्र 1 है। चित्र 1 सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया है। और ये देखो किस तरह किसान लड़ रहे हैं, उसके बाद से सैनिक अंग्रेज लड़ रहे हैं, सिपाही लड़ रहे हैं। तो ऐसी कुछ नीतियां थी जिसके वजह से लड़ाई हुआ, विरोध हुआ। क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं। चल, नीतियां और लोग। अब नीति और लोगों के बारे में जान लो। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसान, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उसका लोग किस तरह विरोध करते हैं। ये तो बात है, जब हमें पसंद नहीं होगा तो विद्रोह तो होगा ही। कोई रोक सकता है क्या उसको? कोई नहीं रोक सकता। नवाबों की छिनती सत्ता, और जो नवाब के हाथों में जो सत्ता थी अपने ठिकानों पे, अपने मुल्क में, अपने इलाके में, वो सब उनसे छिनता चला गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनसे छीन लिया जाता था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो जाते थे। बहुत सारे दबावों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक कर छीने जा रहे थे। और उनके राजस्व वसूली करने का जितना भी इलाका था उससे एक एक कर छीन लिया जाता था। क्योंकि आप उसको टैक्स नहीं दोगे तो हम आपके रियासत, आपके एरिया को, आपके इलाके को हम छीन लेंगे, जमीन को छीन लेंगे, अपने नाम पर कर लेंगे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, लेकिन कंपनी मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसलिए विद्रोह तो होना ही था। अच्छा बताओ, जब राजा मर गया तो जिसे गोद ले रही है रानी, उसे तो राजा बनाना चाहिए ना, नहीं तो रानी को राजा बना दो। रानी तो रानी है ही, उसके हाथ में सत्ता दे दो। लेकिन अंग्रेज माने नहीं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया पति को जो पेंशन मिलती है वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। और जो भी पेंशन वाली बात हो गई, पेंशन मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूड़ कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। और जो निवेदन था इन लोगों का कि जो पेंशन मृत्यु के बाद मिलने वाली थी वो मिले, लेकिन ये सारी निवेदों को, जितने भी उनके सामने सुझाव रखा गया था, निवेदन किया गया, उन सबको कंपनी ने ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासत में से थी। अवध है आपको हिमाचल प्रदेश से पूरब में पड़ेगा अवध। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल
डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब ब्रिटिश का आना यहाँ पर जरूरी है, ब्रिटिश सत्ता जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। लाल किला से उनको निकाल दो। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये कोई बात थोड़ी हुई, हमारा वंश, हमारा राज, हमारा साम्राज्य, और तुम मेरे को होते कौन हो तुम मानने वाले कि हम उसके राजा नहीं बनेंगे। इसी बात पे विद्रोह हुआ कि सब चीज मेरा और तुम बाहर से आकर बोलोगे कि हम राजा मन में नहीं करेंगे, तो कैसे चलोगे भाई, तुम देश छोड़ के जाओ। इसीलिए आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ और सारे मुगल बादशाहों को मार दिया गया। और बहादुर शाह जफर के सामने ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो नहीं गई, उनके मर्डर कर दिया गया, जान से मार दिया गया उनके आंख के सामने। और इसके बारे में मैंने 2nd या 3rd चैप्टर में बताया हूं। किसान और सिपाही, किसान और सिपाही भी इन लोगों का ही विद्रोह था। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे, और जितने भी किसान और जमींदार थे वहां के, भारी लगान के कारण इतना वसूली होने लगा कि वो लोग इस तौर तरीके से परेशान हो गए। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी, उनकी जो पूर्वजों के दी गई जमीनें हैं, हाथ से निकलती जा रही थी, उसे भी छीन लिया जाता था। कंपनी के सतत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। वो अपने वेतन और अपने पेंशन के लिए जो कटता था, सेवा, इन सब के लिए वो परेशान थे। यही कारण था उनका। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और स्थानों को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। यह भी कोई बात हुई कि समुद्र को हम पार करेंगे तो हमारी धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। कैसे? जब 1824 से सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि हम वर्मा नहीं जाएंगे लड़ने। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा, और कंपनी हर बार एक नया कानून बनाती थी। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और जब भर्ती के समय ही हस्ताक्षर और या अंगूठा लगवा लिया जाता था कि तुम अगर भर्ती होते हो तो तुम्हें इस देश से बाहर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा लड़ने के लिए। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया, और किसानों का जो गुस्सा था वो सिपाहियों में भी फैल गया।
और फिर विद्रोह चालू। फिर देखो यहां से सुधारों पर प्रतिक्रिया, और अंग्रेज फिर से सुधार किए, क्योंकि उन्हें तो भाई राज करना था, कैसे ही कर लेंगे वो तो। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने का सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। सती प्रथा, जब पति मर जाता था तो पत्नी को भी उस पर बैठाकर चाहे बांधकर जला दिया जाता था। और विधवा, जिसका पति मर गया उस औरत को बोलते हैं विधवा। तब पुनः विधवा विवाह, उस विधवा हुए लड़की का विवाह करवाने का भी बढ़ावा दिया गया। जैसे में पहले तो बचपन में ही शादी हो जाता था, बाल विवाह। तो समझो कि 4 साल 5 साल की लड़की है, उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो जीवन भर विधवा रहेगी। ना ही उसने अपने पति को देखा, ना ही अपने परिवार को देखा, ना ही वो समझ पाई कि शादी क्या है, फिर भी वो विधवा है। इस प्रथा को अंग्रेजों ने रोका, बहुत अच्छा किया। सती प्रथा को रोका, बहुत अच्छा किया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए जमकर प्रचार किया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। और ईसाई मशीनरीज को, जितने भी मशीन चलाने वाले लोग थे, चाहे मशीन लगाने वाले मशीनरियों, उनको संपत्ति इकट्ठा करने की छूट दी गई 1830 में। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा, और अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है फिर भी उसके पुरखों की जो जमीन है, संपत्ति है, वो उसी की रहेगी। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। और ये बात लाजमी भी था, सही भी था कि अंग्रेजों ने नष्ट कर रहे थे। देखो इधर 2 फोटो दिख रहा है, ये फोटो किसके हैं? उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खड़े और अफवाहें फैलाते हुए, ये सिपाही अफवाह फैला रहे हैं खड़े होकर। दूसरे तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो ये 5 है, अब 8 में पढ़ेंगे। जनता की नजर से देखते हैं, जनता की नजर से क्या है। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासक के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ के बताता हूं। 84 नियमों की सूची, और ये लो 84 नियम की सूची जो बनाए थे उसको मैं बोलता हूं। अब यहां महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे थे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकल गए थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। और क्या कहा था, सुनते हैं। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमाद है, मतलब तुल गया है कि हम अब उनकी धर्म को नष्ट करिए देंगे। अब भीड़ गया है चारों तरफ से। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और
कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उनका ऐलान कर दिया है। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू हो गया तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी, जो मेरठ में छावनी आने वाली थी, छावनी लगने वाली थी, छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया। और सिपाही जहां रुकते हैं उसको छावनी बोलते हैं। तो मेरठ में छावनी लगी, वहां पर योजना बना और विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया था। ये लिखे थे विष्णु भट्ट गोडसे, माझा प्रवास, पृष्ठ संख्या 23 और 24 में ये लिखा गया है। जल्दी ही, ये स्रोत 2 है, जल्दी ही हर टुकड़ियों में उत्तेजना छा गई। अब देखो होता क्या है यहाँ पे। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में लिखती है, जो उनकी डायरी थी उसमें लिखी हुई थी। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए, मतलब रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम पांडे की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉर्गेट ने उन्हें अपने स्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम पांडे ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे, जिनका नॉर्गेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसका नाम था फ्रॉम सिपोए टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। जानते हैं किस प्रकार था? मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा विश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह नुमाइंदिशों को सेना के नब्ज जानने के लिए, मतलब नस जानने के लिए, वैसा जगह जहां पर हमला करने के बाद सेना का सारा शक्ति खत्म हो जाए, नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले, मतलब 1000 झूठ बोल डाले, बना डाले। सिपाहियों ने अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है और सेना के पास इतना शक्ति है कि ये कर सकती है। ये चित्र देखो, ये चित्र बताता है मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा दी जाती है और सिपाही जो विद्रोही सेना थे उनके चारों तरफ घर में घुसकर आग लगा देती है, मारने लगती है। ये चित्र बता रहा है। देखो ये कपड़ा पहने सिपाही और इधर से विद्रोही सिपाही।
स्रोत 2 में आगे भी है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाली कारतूस मतलब गोली पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब या हमारे धर्म को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। शरणार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किया है ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी, मतलब इजाजत दी, सलाह दी कि तुम भाई घर लौट जाओ अब, ठीक है, घर लौट जाओ। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जैसा होगा देखा जाएगा। बात यही है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पर अगला टॉपिक चलने चालू हो रहा है। ये लिखे थे सीताराम पांडे, फॉर्म सीपीओ टू सूबेदार, फॉर्म सीपीओ टू सूबेदार, पृष्ठ संख्या 162 से 63 तक है, मतलब एक पेज में है। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी यह संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राजा की सत्ता छिन भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना पड़ता है। अपनी आत्मविश्वास का परिचय, अपने बहादुरी का परिचय और अपने संचार, अपने नियमों का परिचय उन्हें देना पड़ता है। जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया, और संविधान भी क्या खूब बनाया कि जिसका अनुसरण आज भी हम करते हैं, और उसी संविधान की वजह से आज हमारा देश चल रहा है। और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं थे, वहां पर कुल 200 से 300 लोग थे जो संविधान लिखने में सहायक थे। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसे ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। और कंपनी के अस्तित्व, उसकी जो बनावट, जितने भी आज तक बढ़े थे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुए थे, पैसा कमाए थे, वो सब उनका मिट्टी में मिलने वाला था। इज्जत भी मिट्टी में मिल जाने से था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। जो दुनिया भर में 1857 का जो सशस्त्र संघर्ष हुआ था, लोग हथियार उठाकर चल दिए थे, यह सबसे बड़ा आंदोलन था।
ये देखो, ऊपर से सिपाही है, नीचे से अंग्रेजी रेजिमेंट है। किस तरह यहाँ पर लड़ाई हो रही है, भाला तलवार बंदूक सबसे। कितने घोड़े मर गए, गाय मर गई, भैंसे हैं इधर। किस तरह युद्ध चल रही है, गोलीबारी चल रही है। ठीक है। ये चित्र जो है, ये कैवेलरी लाइनों में युद्ध हुआ था उसका है। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली जा पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकसियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरे रात चलता रहा और रात भर यह युद्ध चला था मेरठ से, ठीक है, दिल्ली पहुंचकर, मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे भी साथ थे। मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। और मंगल पांडे एक तरह से सिपाही थे। किसके? मंगल पांडे सिपाही थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। हिंदुस्तान के ही थे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे। और ये अपने ही बैरमपुर के अफसरों पर हमला किए थे, इसी में उनको फांसी दे दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो लोग बोलते थे कि हम नहीं करेंगे। जाओ भाई, तुम नौकरी से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई थी। 85 को 10-10 साल की सजा हो गई थी। यह 9 मई 1957 की बात है। कब की? 9 मई 1957 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार जो थे कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मैं तो युद्ध करेगा, अब झुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, युद्ध करेगा अब। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमाद थे। मतलब एकदम पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि हिंदुस्तान की विद्रोह को, सिपाहियों के विद्रोह को बंद कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। इसलिए इन्होंने बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए दिल्ली गए। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए और उजाला होने से पहले ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया, हथियार और गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलने चाहते थे। बादशाह से मिलना इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्हें फिर देश का शासन वापस करना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए
और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हद है भाई, कोई नहीं होना चाहता है तब भी हद हद कर दे रहे हैं, तुरंत उसको नेता घोषित करते रहे हैं। मेरे को नेता घोषित करो ना। आप सब बच्चों से मैं जरूर बताऊंगा, मेरे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के जितने भी परिवार हैं उनसे मैं ये बोलूंगा कि जब मैं इलेक्शन में खड़ा हूं तो आप लोग हमें सपोर्ट करो कि हम आपके शिक्षा व्यवस्था से लेकर समाज व्यवस्था तक ठीक कर सके और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर सुखों, हर पर्यटन या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिहार में ला सके। मैं बिहार का निवासी, छपरा जिला का रहने वाला, मैं बिहार को बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए बिहार के हित के लिए ही मैं अपने आप को चुन लिया हूं। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए और बहादुर शाह बस एक चिट्ठी लिखे और सारे लोग एकत्रित हो गए। देखो बगल में एक फोटो दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, यही है बहादुर शाह जफर, दिल्ली का बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था और बहुत बड़े साम्राज्य पर मुगल शासन चलता था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य को दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेगा। अब बहुत लोग को यह भी डर था, भयभीत थे कि अगर मुगल शासन फिर से यहाँ पर आ गया तो फिर से वह अपने इलाकों को बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। जैसे हमने पढ़ा है आगे, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। रातों रात सारा स्थिति ही बदल गया और जितने बगावत थे और जोर से होने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस दोनों बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। हम वादा करते हैं कि जिस दिन सत्ता, बिहार की सत्ता, चाहे देश की सत्ता हमारे हाथ में आएगी, उस दिन एक बिहार और हिंदुस्तान एक अलग ही मुकाम पे होगा। बगावत फैलने लगी, इसके बारे में पढ़ते हैं अगले भाग में, और ऐसे ही मन लगा कर पढ़ो और सेकंड पार्ट को जरूर पढ़ना। बगावत फैलने लगी, ठीक। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के टीम मेंबर की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।